गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारे द्वारा हमारी उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन किया जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? अभी तक हमने जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा है, या फर्स्ट चैप्टर जो हमारा परिचय से रिलेटिव है, उसमें आपके द्वारा अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ी है। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, केंद्रीय आर्थिक समस्या का अध्ययन कर लिया गया था। व्हाट, हाउ, फॉर, हुम से रिलेटिव समस्याओं को केंद्रीय आर्थिक समस्या कहते हैं। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में उनका समाधान किस प्रकार से किया जाता है, ये भी आपके द्वारा अध्ययन कर लिया गया है। यहाँ पर बच्चों आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक वक्र की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। इस वक्र को उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला लॉ है जो हमारे द्वारा 12th के स्टैंडर्ड में पढ़ा जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी बच्चों कि जब भी हमारे द्वारा किसी नियम या सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है तो उसके अंतर्गत कुछ विशेष टॉपिक होते हैं और उनके अंतर्गत ही हम पूरे नियम का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे द्वारा किसी भी नियम का अध्ययन किया जाए, यहाँ पर तो हम उत्पादन संभावना वक्र के नियम का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक नियम, चाहे वो मांग का नियम हो, चाहे वो पूर्ति का नियम हो, चाहे वो बाजार से संबंधित किसी अन्य बात का नियम हो, प्रत्येक नियम के अंतर्गत कुछ बातें या कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे। जैसे पहले नंबर पर उस नियम को कहने से पहले या बताने से पहले या लिखने से पहले आपको मान्यताएं लेनी पड़ेंगी। मान्यताएं कहते हैं बेटा एजम्पशन को। एजम्पशन या मान्यताएं वे आवश्यक बातें होती हैं जो उस नियम को लागू करने के लिए आवश्यक होती हैं। आपको अच्छे से पता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। मानव जो तुरंत परिवर्तित हो जाता है, जिस पर स्थान परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, यदि हम उस पर कुछ नियमों का निर्माण कर रहे हैं, उसकी क्रियाएं जो भोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित हैं, उन पर नियम बना रहे हैं, तो हमें पहले कुछ मान्यताएं या बातें रखनी पड़ेंगी, स्थिर करनी पड़ेंगी, तब वो नियम लागू हो पाएगा। तो सबसे पहले किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। दूसरे नंबर पर कथन आता है। कथन को हम परिभाषा भी कह सकते हैं। परिभाषा से मतलब उस नियम क्या है, वो नियम, उसका कथन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। फिर जो हमारे द्वारा कथन कहा गया होता है, उस कथन को हम अपनी तालिका या उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तालिका, शेड्यूल, टेबल या अनुसूची, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। इसके अंतर्गत जो कथन लिया गया होता है उसके आधार पर ये तालिका बनाई जाती है। और जो ये तालिका या सेट बनाया जाता है, जो अनुसूची बनाई जाती है, इसको चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। चित्र का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले किसी भी नियम की मान्यताएं ली जाती हैं, दूसरे नंबर पर उसका कथन लिया जाता है, तीसरे नंबर पर उसको उदाहरण तालिका के द्वारा समझाया जाता है, चौथे नंबर पर तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण या चित्र होता है, पांचवें नंबर पे चित्र का स्पष्टीकरण होता है, और नेक्स्ट उसके बाद उस नियम से संबंधित कुछ अन्य बातें रह गई हों तो उन्हें भी स्पष्ट कर दिया जाता है। ये सारी बातें किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर अपन अपने फिर से उसी टॉपिक पर चलते हैं बेटा। मैंने आपको केंद्रीय आर्थिक समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, प्राप्त उत्पादन का वितरण कैसे उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू बी प्रोड्यूस से रिलेटेड, और प्राप्त उत्पादन का वितरण किन में हो, और होम टू बी प्रोड्यूस से रिलेटिव समस्या पाई जाती हैं। इन तीनों समस्याओं का समाधान एक वक्र की सहायता से ढूंढा जाता है अर्थव्यवस्थाओं में। उसे हम उत्पादन संभावना वक्र
या दूसरे शब्दों में रूपांतरण वक्र कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र के बारे में ही विस्तार से बता रही हूँ। उत्पादन संभावनाएं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज भी कहा जाता है इसे। किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की जो भी संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं उत्पादन संभावनाएं कहलाती हैं। एक और हेडिंग करके इसका नाम दिया गया है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शॉर्ट में इसको पीपीसी के नाम से भी जाना जाता है। पीपीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र, एक ऐसा वक्र जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन की संभावनाओं को निश्चित समयावधि में दर्शाता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। इसको बेटा एक और नाम से जाना जाता है। देखो उत्पादन संभावनाएं हो गई, ये जनरल परिभाषा हो गई। उत्पादन संभावना वक्र नियम हो गया आपका, और उत्पादन संभावना वक्र को एक और नाम से जाना जाता है रूपांतरण वक्र। रूपांतरण होता है ट्रांसफर, रूप में परिवर्तन, रूपांतरण, ट्रांसफर, और ट्रांसफर कर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको इंग्लिश के अंदर उत्पादन संभावनाओं को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहा जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है, और पीपीसी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। सबसे पहले इस नियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस वक्र की सहायता से अर्थव्यवस्था की तीनों केंद्रीय समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है या ढूंढा जाता है। उसको पढ़ने से पहले हम ये वक्र है क्या, ये नियम है क्या, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उत्पादन संभावनाओं की परिभाषा और उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा या कथन कहने से पहले कुछ मान्यताओं से परिचित करा रही हूँ जो इस नियम को लागू होने के लिए आवश्यक है या इस वक्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। पहले नंबर की मान्यता या एजम्पशन जो होती है आपकी, वो होती है बंद अर्थव्यवस्था और निश्चित समयावधि। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है एक अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। एक क्षेत्र को परिवार कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को फर्म कहते हैं, तीसरे क्षेत्र को सरकार कहते हैं, और चौथे क्षेत्र को विदेश कहते हैं। परिवार, फर्म, सरकार और विदेश, इन चारों क्षेत्रों के मध्य जब सारी आर्थिक क्रियाएं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व संपादित की जाती हैं तो वो अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जब उसे हम बंद अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं तो एक देश की भौगोलिक सीमाओं में परिवार, फर्म और सरकार के मध्य ही सारी आर्थिक क्रियाएं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित क्रियाएं संपादित हों तो उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? परिवार, फर्म और सरकार के मध्य सारी आर्थिक क्रियाओं का संपादन होना चाहिए। और दूसरा, निश्चित समयावधि हो, मतलब समयावधि के संदर्भ में भी हम निश्चित हों। एक वित्तीय वर्ष ले लें हम, 1 फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को फिनिश होता है, या जनवरी से लेकर दिसंबर लास्ट 31 तक आपकी समयावधि हम ले लेते हैं। आपकी इच्छा है जैसे भी समयावधि को आप मान सकते हैं, लेकिन निश्चित समयावधि के अंदर ही ये नियम लागू होगा और बंद अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आपके द्वारा लिया गया है। दूसरी आपके द्वारा मान्यता जो ली जाती है वो है उपलब्ध संसाधन। अर्थव्यवस्था में या देश की भौगोलिक सीमाओं में श्रम, भूमि, पूंजी, साध संगठन और रॉ मटेरियल जितना भी उपलब्ध है, उपलब्ध संसाधन और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी से मतलब टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा रही है वो क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। स्थिर मतलब फिक्स हो, उसमें कोई चेंज ना हो। तीसरी मान्यता के अंतर्गत हम लेते हैं संसाधन जो भी उपलब्ध है, श्रम, भूमि, पूंजी, साध संगठन का अनुकूलतम प्रयोग हो। अनुकूलतम से मतलब होता है बेटा ऑप्टिमल यूजेज। ऑप्टिमल से मतलब होता है जिस संसाधन की जितनी कैपेसिटी है वो संसाधन उतना प्रोडक्शन दे।
फिर से समझा देती हूँ मैं। अनुकूलतम प्रयोग संसाधनों से अभिप्राय है जिस संसाधन में जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के अनुरूप ही उसके द्वारा प्रोडक्शन प्रदान किया जाए, आउटपुट प्रदान किया जाए। तो यह स्थिति संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग की कहलाती है। और यहाँ हमने मान्यता ले ली है कि सभी संसाधन जो निश्चित समयावधि के अंदर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है वो अपना उनका अनुकूलतम प्रयोग किया जा रहा है। और चौथी मान्यता के अंतर्गत हमने लिया है अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। देखो, हम वैसे तो एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारी वस्तुओं को तो अपने नियम को समझाने के लिए नहीं ले सकते हैं ना। तो हमने सारी वस्तुओं के स्थान पर 2 वस्तुओं के उत्पादन को ही लेना है, जिससे हम आसानी से अपने इस तथ्य को और नियम को समझ सकें। अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं उत्पादित की जाती है। पहली मान्यता हमने क्या ली थी? बंद अर्थव्यवस्था में निश्चित समयावधि हो। दूसरी मान्यता हमने ली उपलब्ध संसाधन और प्रौद्योगिकी स्थिर हो। तीसरी मान्यता हमने ली संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो। और चौथी मान्यता हमने ली अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुएं उत्पादित की जाएं। अब मैं आपको उत्पादन संभावना का कथन और उत्पादन संभावना वक्र का कथन दोनों बताती हूँ। कथन या परिभाषा, आप चाहें किसी भी उससे अपनी हेडिंग को ले सकते हैं। कथन या परिभाषा को हम ये जो हमारी मान्यताएं दे रखी हैं इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निश्चित समयावधि में उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए 2 वस्तुओं के उत्पादन की वे सभी संभावनाएं जो प्राप्य हैं उत्पादन संभावनाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ बेटा। बंद अर्थव्यवस्था में निश्चित समयावधि पर उपलब्ध संसाधन और प्रौद्योगिकी की सहायता से या प्रौद्योगिकी का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए 2 वस्तुओं के उत्पादन की वे सभी संभावनाएं जो प्राप्य हैं उत्पादन संभावनाएं कहलाती हैं। जिस तालिका की सहायता से इन संभावनाओं को दर्शाया जाता है, जिस तालिका की सहायता से इन उत्पादन संभावनाओं को दर्शाया जाता है उसे उत्पादन संभावना सेट या उत्पादन संभावना तालिका के नाम से जानते हैं। और जिस वक्र की सहायता से इन तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है, चित्र बनाया जाता है, जिस वक्र की सहायता से या दूसरे शब्दों में हम कहें जब इस तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण से मतलब चित्र बनाया जाता है तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। कथन कंप्लीट हो रहा है मेरा यहाँ पर। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। बंद अर्थव्यवस्था में निश्चित समयावधि पर उपलब्ध संसाधन और दी हुई प्रौद्योगिकी का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए 2 वस्तुओं के उत्पादन की वे सभी संभावनाएं जो अर्थव्यवस्था में प्राप्य होती हैं को उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। जब इस उत्पादन संभावनाओं को तालिका में दर्शाया जाता है तो वे सब उत्पादन संभावना सेट या उत्पादन संभावना तालिका कहलाती है। और जब उत्पादन संभावना तालिका को ग्राफ में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। अब मैंने जो कथन कहा है, परिभाषा कही है, उसको मैं तालिका के माध्यम से बताती हूँ। यहाँ पर मैंने तालिका में 3 कॉलम लिए हैं। पहला कॉलम तो संभावनाएं या पॉसिबिलिटी का लिया है, जिसे मैंने A, B, C, D, E के द्वारा दर्शाया। केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया गया है अर्थव्यवस्था में। एक वस्तु अनाज है जिसे हम उपभोक्ता वस्तु भी कह सकते हैं, और दूसरी वस्तु कपास है जिसे हम उत्पादक वस्तु भी कह सकते हैं।
अनाज को मैंने x वस्तु का भी नाम दे दिया और कपास को मैंने y वस्तु का नाम दे दिया है। पहली संभावना ये बन रही है जब मैंने सारे संसाधन कपास के उत्पादन में लगा दिए, मतलब कोई भी साधन अनाज के उत्पादन में नहीं लगाया तो क्या अनाज का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। पहली संभावना में सारे संसाधन कपास के उत्पादन में लगाने पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कपास का 10 इकाइयों का होता है और अनाज की एक भी इकाई का उत्पादन नहीं हुआ तो अनाज की 0 इकाई प्राप्त होती है। पहला बंडल या पहली संभावना, बंडल बेटा 2 वस्तुओं की सम्मिलित मात्रा को कहते हैं। एक बंडल 2 वस्तुओं की सम्मिलित मात्रा है। यहाँ पर 0 और 10 दोनों के बीच में कॉमा का साइन लगा दूं मैं तो 0 अनाज के उत्पादन की मात्रा और कपास के उत्पादन की मात्रा 10 इकाई है। ये क्या कहलाता है? बंडल या ए संभावना। दूसरी संभावना के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है? 1 इकाई अनाज की उत्पादित की जा रही है और कपास से कुछ संसाधनों को हटाया गया है अनाज के उत्पादन में लगाने के लिए, तो अनाज की 1 इकाई उत्पादित हो रही है और कपास की केवल 9 ही इकाइयों का उत्पादन हो पाया है। फिर हमारे द्वारा दूसरा बंडल हमारा क्या बन गया या दूसरी संभावना हमारी क्या हो गई? 1 और 9। ये भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जा सकती है। उपलब्ध संसाधन और दी हुई प्रौद्योगिकी की सहायता से निश्चित समयावधि में दूसरी संभावना 1 और 9 उत्पादन की भी हो सकती है। अब हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर तीसरी पॉसिबिलिटी और दिखाई देती है जब हमारे द्वारा अनाज की 1 और इकाई को बढ़ा दिया जाए। अनाज की 1 और इकाई बढ़ा दी तो कितना हो गया? कुछ 2 इकाइयों का प्रोडक्शन किया जाए तो ऐसी स्थिति में कपास के उत्पादन से फिर कुछ संसाधनों को हटाना पड़ेगा और जब कपास से उत्पादन के संसाधनों को हटाया गया तो उसका प्रोडक्शन कितनी मात्रा रह गया? 7 इकाइयां ही रह गया और अनाज की कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है? 2 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। तीसरी संभावना हमारी 2 और 7 के बंडल की है जिसमें 2 इकाइयां अनाज के उत्पादन की और 7 इकाइयां कपास के उत्पादन की दर्शाई गई हैं। चौथी संभावना ये भी निश्चित समयावधि में प्राप्य है अर्थव्यवस्था में, जिसमें अनाज की 3 इकाइयां और कपास की 4 इकाइयां हैं। कुछ संसाधन फिर से कपास के उत्पादन से हटा दिए गए और अनाज के उत्पादन में लगा दिए गए तो अनाज की 3 इकाइयां उत्पादित की जा रही है और कपास की अब केवल 4 इकाइयों का ही प्रोडक्शन हो रहा है। और 5वीं संभावना के अंतर्गत 1 भी इकाई कपास की नहीं उत्पादित हो रही है, मतलब सारे संसाधन अनाज के उत्पादन में लगा दिए गए तो अनाज की मैक्सिमम 4 इकाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है और कपास की 1 भी इकाई का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ए और ई ये 2 ऐसी संभावनाएं हैं बच्चों जहां पर एक वस्तु 0 हो जाती है। यदि हम ए संभावना की बात करते हैं तो अनाज का उत्पादन 0 हो जाता है और ई संभावना या पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो कपास का उत्पादन 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे संसाधन हमने दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगा दिए। ए संभावना में सारे संसाधन कपास के प्रोडक्शन में लगा दिए और ई संभावना के अंतर्गत सारे संसाधन अर्थव्यवस्था के निश्चित समयावधि में अनाज के उत्पादन में लगा दिए तो कपास का प्रोडक्शन 0 हो गया। लेकिन इन दोनों ए और ई कंडीशन या पॉसिबिलिटी के अलावा भी और कई पॉसिबिलिटियां बी सी डी भी पाई जाती है जहां दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है। ये सारी संभावनाओं को हम अपने चित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। चित्र के अंतर्गत आपके ओ मूल बिंदु होता है, एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है जिसे ओ एक्स अक्ष कहते हैं और एक लंबवत रेखा खींची जाती है जिसे ओ वाई का नाम दिया जाता है। मूल बिंदु से क्षैतिज रेखा को ओ एक्स अक्ष रेखा कहते हैं, मूल बिंदु से लंबवत रेखा को आप ओ वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। ओ एक्स अक्ष पर मेरे द्वारा अनाज को लिया गया है जिसे एक्स वस्तु भी कहते हैं। तालिका का ही ग्राफीय प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अनाज जो वस्तु है वो मैंने एक्स वस्तु ओ एक्स अक्ष पर ली है
और कपास जो y वस्तु है उसको मैंने OY अक्ष की ओर दर्शाया है। अनाज की मिनिमम इकाइयाँ 0 है और मैक्सिमम 4 है। एक एक का अंतराल दिया हुआ है। उसी तरीके से मैंने OX अक्ष पर 0, 1, 2, 3, 4 समान अंतराल लेते हुए ये पॉइंट बना दिए हैं। इसी तरह से कपास के प्रोडक्शन के अंतर्गत मैक्सिमम प्रोडक्शन 10 यूनिट्स और मिनिमम प्रोडक्शन 0 है। तो यहाँ भी मैंने 2-2 का अंतराल लेते हुए 0 मूल बिंदु हो गया, फिर 2 का अंतराल, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, 2 का, 2, 4, 6, 8, 10 को दर्शा दिया है। अब मैं आपको इसका चित्र बनाते हुए समझाऊंगी या बताऊंगी। आपको इसके चित्र के अंतर्गत पहली संभावना को सबसे पहले लेंगे। पहली संभावना के अंतर्गत अनाज का प्रोडक्शन कितना दिखाई दे रहा है? 0 और कपास का प्रोडक्शन कितना दिखाई दे रहा है? 10। इस बिंदु पर A नाम दे दीजिए। दूसरी B संभावना के अंतर्गत 1 इकाई अनाज की है और 9 इकाई कपास की है। यहाँ पर अपने अनाज का प्रोडक्शन है और कपास का 10 और 9 के बीच में यहाँ पर दूसरा डॉट बना लीजिए और इसको B संभावना का नाम दे दीजिए। तीसरी संभावना के अंतर्गत 2 इकाई अनाज के उत्पादन की और 7 इकाई कपास के उत्पादन की है। 2 आपके यहाँ पर दे रखा है और 7 आपके 6 और 8 के बीच में दर्शाया जाएगा। बच्चों यहाँ से आप अपने डॉट सही बनाइएगा। C इसको नाम दे दीजिए। चौथी संभावना के अंतर्गत 3 इकाई अनाज की और 4 इकाई कपास की है। 4 इकाई कपास की यहाँ पर आ रही है बेटा और 3 इकाई अनाज की यहाँ पर आ रही है। इसको D संभावना का नाम दे देना। इसको D संभावना का नाम दे देंगे और E संभावना के अंतर्गत आपको 4 इकाई अनाज की और 0 इकाई कपास की, 4 इकाई अनाज की आपको दिखाई दे रही है और 0 कपास की, इस बिंदु पर अपना डॉट बनाकर इसको E संभावना का नाम दे देना। सारे बिंदुओं को मिलाकर अपने वक्र का निर्माण कर लेना। A, B, C, D, E सारे बिंदुओं को मिलाकर अपने वक्र का निर्माण कर लेना। इस वक्र का आकार इस तरह का बनेगा। इस वक्र को ही आप PPC या उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। चित्र का निर्माण करने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जो चित्र है इसका स्पष्टीकरण मैं आपको बता देती हूँ। चित्र के स्पष्टीकरण नीचे इस चित्र के हेडिंग डालिएगा। चित्र का नाम PPC सामने साइड में लिख दीजिएगा। सबसे पहले हमने OX अक्ष पर अनाज या X वस्तु को लिया है, OY अक्ष पर कपास या Y वस्तु को लिया है। अनाज की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4 चित्र में दर्शाई गई हैं। कपास की 2, 4, 6, 8, 10 इकाइयों को दर्शाया गया है। A संभावना जिसमें 0 अनाज की इकाई और 10 कपास के उत्पादन की इकाइयों को दर्शाया गया या 0 और 10 का बंडल है। 0 और 10 का बंडल A संभावना पर दर्शाया गया है। B संभावना पर 1 इकाई और 9 इकाई के उत्पादन की संभावना को दर्शाया गया है। C बंडल पर या C संभावना पर 2 इकाई और 7 कपास के उत्पादन की संभावना को दर्शाया गया है। देखो C बंडल पर 2 और 7 का बंडल स्थित है। B पर आपके 3 अनाज की और आपके 4 कपास के उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाया गया है और E बंडल पर आपके 4 और 0 इकाइयों को दर्शाया गया है, जिसमें 4 इकाइयाँ किसकी हैं? आपके अनाज के उत्पादन की और 0 इकाई आपके कपास के उत्पादन की दर्शाई गई हैं। ये चित्र का स्पष्टीकरण लिखने के बाद हम लिखेंगे PPC वक्र के। मैंने आपको बताया था चित्र का स्पष्टीकरण और कुछ विशेष बातें जो इस चित्र के संदर्भ में रह गई हों वो भी आपको अच्छे से दर्शानी पड़ेगी। यहाँ पर उस चित्र के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र की जो
कुछ इस उत्पादन संभावना वक्र के चित्र के स्पष्टीकरण के बाद आपको जो हेडिंग डालनी है वो आपकी हेडिंग रहेगी बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी में प्राप्य और अप्राप्य बिंदु और अप्राप्य बिंदु। ये जो पीपीसी कर्व ए बी सी डी ई इन बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया वक्र है, इस वक्र की विशेषता है कि इसके अंतर्गत जितने भी बिंदु हैं सब पर संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है, संसाधन स्थिर हैं और संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है और ये सारी संभावनाएं एक अर्थव्यवस्था में निश्चित समयावधि पर प्राप्य हैं। प्राप्य संभावनाओं के अंतर्गत प्राप्य संभावनाओं में ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ई बिंदु और साथ में इस वक्र के नीचे कोई भी एक डॉट बनाना और उस पर एफ बिंदु का नाम लिख देना। एफ बिंदु हैं। अब ये एफ बिंदु, ये सारे बिंदु जो हैं आपके ए बी सी डी ई, ये तो संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से संबंधित हैं, परंतु ये सारे बिंदु तो संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से संबंधित हैं और ये जो एफ बिंदु है ना बच्चों, ये एफ बिंदु बता रहा है कुछ संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब जैसे मशीनें खराब पड़ी हैं, 10 मशीनें थी, 8 मशीनें काम कर रही हैं, 2 मशीनें खराब हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कम प्रोडक्शन प्राप्त होगा। ये भी लेकिन प्राप्य बिंदुओं में ही शामिल है। यह संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन प्राप्य तो है निश्चित समयावधि में। और एक चीज होती है जिसे हम अप्राप्य बिंदु कहते हैं। अप्राप्य बिंदु के अंतर्गत ये जो अप्राप्य बिंदु होता है या अप्राप्य संभावना होती है, ये आपका जो चित्र बना हुआ है बेटा, इस चित्र के बाहर की साइड में कहीं भी आप एक बिंदु बना देना और उसको जी नाम दे देना। जी बिंदु आपका जो है वो अप्राप्य है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के अंदर देखो, यदि एफ बिंदु को हम प्राप्त करते हैं तो एक्स वस्तु की इतनी, अनाज की इतनी इकाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है और कपास की इतनी इकाइयों का प्रोडक्शन दिखाया गया है। लेकिन ये जो जी बिंदु है, इस जी बिंदु के अंतर्गत अनाज की इतनी इकाइयों का और कपास की इतनी इकाइयों के प्रोडक्शन को बताया गया है। क्या ये पॉसिबल है? उपलब्ध संसाधन और उपलब्ध निश्चित समयावधि में जितने भी साधन उपलब्ध हैं, क्या उनके आधार पर प्राप्त किया जा सकता है इस संभावना को, इस बंडल को, इतनी उत्पादन की मात्रा को? नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो निश्चित समयावधि में उपलब्ध संसाधन और प्रौद्योगिकी के आधार पर इस जी बिंदु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस बिंदु को अप्राप्य बिंदु का नाम दिया जाता है। ये अप्राप्य बिंदु इस पीपीसी वक्र के ऊपर की ओर स्थित होता है और इस पीपीसी वक्र पर स्थित सभी बिंदु प्राप्य हैं। इस पीपीसी वक्र के अंदर स्थित कोई भी बिंदु प्राप्य है। इस पीपीसी वक्र के बाहर स्थित कोई भी बिंदु प्राप्य नहीं है, क्योंकि निश्चित समयावधि के अंदर जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनकी सहायता से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक और बात बच्चों मैं आपको इसके अंतर्गत मैं बता देती हूँ। पीपीसी के अंतर्गत प्राप्य और अप्राप्य बिंदुओं के बाद पीपीसी वक्र की विशेषताएं। पीपीसी की विशेषता, पीपीसी की जो विशेषता होती है, पहली विशेषता तो बेटा ये होती है इसकी कि ये आपके इसका ढाल नतोदर होता है। इसका ढाल नतोदर होता है।
कॉनकेव कहते हैं अपन, नतोदा ढाल को कॉनकेव होता है। और दूसरी विशेषता है इसकी, यह वक्र बाएं से दाएं बाएं से दाएं गिरता हुआ प्राप्त होता है। ये तो इसकी विशेषता हो गई। इसका ढाल नतोदर होता है। ढाल के प्रकार आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझा दूंगी। तीसरा है फिर इसके बाद पीपीसी की विशेषता क्या है, इसका महत्व या पीपीसी का महत्व। इसका महत्व यही है कि केंद्रीय समस्याएं जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं उसका समाधान इसकी सहायता से किया जा सकता है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। सारे मैटर को आप अपनी कॉपी के अंदर उतार लें अच्छे से समझते हुए। थैंक यू।